नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा और मैं हूं अनुराग शाह। आज हमारे साथ मौजूद है देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं और बलवंत जैन से समझेंगे कि रिटायरमेंट के बाद जो मिलने वाला पैसा होता है उस पर किस तरह से टैक्स लगता है। ईपीएफ, पीपीएफ, ग्रेच्युटी, पेंशन या फिर एनपीएस, कौन से पैसे टैक्स फ्री है और कहाँ चुकाना होगा आपको टैक्स, क्योंकि कई सारे सीनियर सिटीजन्स के सवाल हमें आते हैं जिनकी ये चिंता होती है कि उनको जो पैसा मिलेगा रिटायरमेंट के बाद या जिन मिल चुका है तो अब उनकी टैक्स की लायबिलिटी क्या होगी। अगर आप भी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज का एपिसोड आपके लिए बेहद खास है। तो चलिए शुरू करते हैं टैक्स मंत्रा का ये एक स्पेशल एपिसोड जिसमें हम बात करने वाले हैं कि रिटायरमेंट से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं या फिर रिटायरमेंट के बाद जो आपको पैसा मिलता है उस पर टैक्सेशन किस तरह से होता है। तो बलवंत जी, आप मानेंगे कि सीनियर सिटीजन जो है उनको जो पैसा मिलता है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मांगने में तो कंजूसी क्यों करने का। अच्छा। परंतु आपकी बात के पीछे लॉजिक भी है। हाँ। क्योंकि इंडिया में कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है और आदमी जब एक बार रिटायर हो जाता है तो उसकी जो कमाने की जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। तो ऐसे मौके पे उसके हाथ में जो पैसा आता है उसमें से कुछ टैक्स के रूप में छीन लेना थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है मेरी राय। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब शुरू करते हैं। अलग अलग जो रिटायरमेंट से जुड़े हुए प्रोडक्ट है जहां पर हम अपनी सर्विस के दौरान अपने ओवरऑल जर्नी जो होती है 15 साल, 20 साल, 25 साल हम पैसा जमा करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स में। सबसे पहले मैं ईपीएफ की बात शुरू करूंगा। बलवंत जी, ईपीएफ पर क्योंकि हमारी सबके जो सैलरी से पैसा कटता है ईपीएफ में जमा होता है, तो जो पैसा जमा होता रहता है, आप सर्विस चेंज करते हो आजकल तो पैसा ऑटोमेटिक वो भी ट्रांसफर हो जाता है और बाद में जब वो पैसा मिलता है तो उस पर टैक्स के नियम क्या है? देखिए, ऐसा है कि जो ईपीएफ पे जो इंटरेस्ट आता है, एक बात बता दूं कि आप रिटायरमेंट पे जो आपको पैसा मिलता है वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में टैक्स फ्री है, इंटरेस्ट भी और जो प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है वो। परंतु 2020 में नियम बदली कर दिए गए कि अगर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, जैसे 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, 12% आपको आपकी सैलरी में से कटता है, तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर ईपीएफ, एनपीएस और सुपर एन्यूशन तीनों में मिला के अगर 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो ऊपर 7.5 लाख के ऊपर जितना भी कंट्रीब्यूशन है उस पर जो इंटरेस्ट आता है वो आपकी सैलरी का पार्ट माना जाएगा। मतलब 7.5 लाख रुपए तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उसके ऊपर का कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट है वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। इसके अलावा इसके पहले का जो इंटरेस्ट है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। 1/4/2021 के बाद में अगर जो एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करता है ईपीएफ में और अगर उसका सालाना कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज़्यादा है तो 2.5 लाख से ज़्यादा वाला जो कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो आपके हाथ में टैक्सेबल है। मतलब 2.5 लाख रुपए के कंट्रीब्यूशन तक का इंटरेस्ट आपके हाथ में टैक्स फ्री है, उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल है। और जो प्रोविडेंट फंड ऑफिस है वो दोनों जो कंट्रीब्यूशन का है वो अलग अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं। और एक बात और बता दूं कि वो सिर्फ जिस साल 2.5 लाख से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन हुआ उसी साल में नहीं, वो कंट्रीब्यूशन एक अलग ही कैरेक्टर हो जाता है उसका, और साल दर साल उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। मतलब 2.5 लाख रुपए तक के आपके कंट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट है वो आपके हाथ में टैक्सेबल है। वो टैक्सेबल नहीं है, टैक्सेबल नहीं है और उसके ऊपर का जो भी तो हमने कई बार देखा है बहुत से ऑफिसेज में ऑप्शन दिया जाता है कि आप वीपीएफ में कंट्रीब्यूट करें, तो बहुत से लोग उसमें इंटरेस्ट रेट क्योंकि ज़्यादा है, 8% से ज़्यादा है, तो वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते भी है। तो उन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि एडिशनल आप कंट्रीब्यूशन करते हो और वो आपके 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपका टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसा है कि देखिए, ऐसा इंटरेस्ट 8.8 8.5% के आसपास है, बरोबर है। वो इतना इंटरेस्ट आपको दूसरा कौन सा डेट प्रोडक्ट देता है? तो अगर टैक्सेबल है तो भी नुकसान का सौदा नहीं है।
परंतु गवर्नमेंट को यह प्रोविज़न लाना पड़ा, क्योंकि जो हाई सैलरी वाले लोग थे, जो करोड़ों की सैलरी वाले लोग थे, वो उनके दूसरे इनकम भी होती थी, तो वो जितना सैलरी था उतना पूरा का पूरा ईपीएफ में कंट्रीब्यूट कर देते थे और वो 8.5% का जो टैक्स फ्री इंटरेस्ट का फायदा ले लेते। तो वो लूप होल को प्लग करने के लिए ये प्रोविजन यही लाया तो है। वही जो वीपीएफ में वॉलंटरली आप ज्यादा कंट्रीब्यूट करते थे और वो टैक्स फ्री हो जाता था, हाँ। तो उसको लूपहोल को प्लग करने के लिए आया। फिर इंटरेस्ट जो क्रेडिट होता है आपकी ईपीएफ अकाउंट में आफ्टर रिटायरमेंट, वो किस तरह से टैक्स होगा? देखिए ऐसा है कि जो ये एग्जम्पशन का रूल है वो सिर्फ एम्प्लॉई पे लागू है। एम्प्लॉय कौन है? जो किसी न किसी एम्प्लॉयर के यहाँ काम कर रहा है। तो भले आप नौकरी छोड़ दिया और 2-4 साल तक कोई काम नहीं किया, तो उस दौरान जो इंटरेस्ट आएगा, क्रेडिट होता है आपके अकाउंट में, वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। रिटायर होने के बाद में आपने वो अपना ईपीएफ का पैसा नहीं निकाला, तो भी जैसे जो रिटायरमेंट की डेट तक का जो इंटरेस्ट है वो आपके हाथ में टैक्स फ्री है, और रिटायरमेंट के बाद का जो इंटरेस्ट आपके ईपीएफ अकाउंट में क्रेडिट होता है वो आपकी टैक्सेबल इनकम माना जाता है। टैक्सेबल इनकम है और वो आपको अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में डिस्क्लोज करना चाहिए। मतलब पूरा का पूरा स्लैब रेट में ही मानी जाएगी वो स्लैब रेट पे आएगा। ओके। और जब ईपीएफ का विड्रॉल कर लिया जाता है तो क्या फुली टैक्सेबल हो जाता है वो? देखिए ईपीएफ का ऐसा है कि अगर आपका ईपीएफ के अकाउंट में कम से कम 5 साल तक का अगर कंट्रीब्यूशन हुआ है और फिर अगर वो पैसा आप विड्रॉ करते हैं तो वो आपके हाथ में टैक्स फ्री है। परंतु अगर आपका जैसे 4.5 साल का ही कंट्रीब्यूशन हुआ है आपके ईपीएफ अकाउंट में, जैसे किसी ने शुरू में नौकरी ज्वाइन किया, 4.5 साल नौकरी किया और फिर अपना खुद का सेटअप शुरू कर दिया, तो और फिर बाद में पैसा निकाल दिया, तो उस परिस्थिति में जो पैसा निकालेंगे 5 साल का कंट्रीब्यूशन होने के पहले, तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा पूरा का पूरा पैसा। मतलब जो कंट्रीब्यूशन जो आपका हुआ है वो भी टैक्सेबल है और जो इंटरेस्ट उस पर क्रेडिट हुआ है वो भी टैक्सेबल है। मतलब नौकरी छोड़ने के बाद ईपीएफ पर जो हर साल ब्याज मिलता है पूरी तरह से टैक्सेबल है। वो दूसरी चीज़ है, 2 चीज़ है। एक तो नौकरी छोड़ने के बाद है, एक दूसरा है जैसे आपने 5 साल से कम कंट्रीब्यूट किया, किसी ने जैसे लास्ट के 4 साल नौकरी किया, रिटायरमेंट आप मान लीजिए 56 साल में किसी ने नौकरी ज्वाइन किया और 60 साल में रिटायरमेंट ले लिया, तो उसका पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 4 साल गया है। तो जो जब भी पैसा विड्रॉ करेगा तो पूरा का पूरा पैसा उनके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। बिल्कुल। तो ईपीएफ पे जो ब्याज होता है उसे टैक्स कैसे भरा जाए? देखिए ये बहुत बढ़िया सवाल है और लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है इस मामले में। तो जो बिजनेस इनकम जिनकी है या जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ये जो 2 इनकम टैक्स के हेड है, उस पे जो है इनकम टैक्स एक्ट आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी इनकम में या तो रिसीट बेसिस पे जब आपके हाथ में आती है, आपके बैंक में जमा होती है, या एक्रूअल बेसिस पे जब आपका प्राप्त करने का राइट आ जाता है, उसमें से जिसमें चाहे तब आप उसको बता सकते हैं। तो इंटरेस्ट चूँकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, अगर टैक्सेबल हुआ तो वो आपको या तो आप रिसीट बेसिस पे जब पैसा निकालते हैं पीएफ का तब बता सकते हैं, या आप ईयर आफ्टर ईयर जब जमा होता है इंटरेस्ट आपके ईपीएफ अकाउंट में तब बता सकता है। परंतु मेरी राय में आपको ईयर आफ्टर ईयर एक्रूअल बेसिस पे ही बताना चाहिए, क्योंकि जब तक आप एम्प्लॉयमेंट में है तब तक आपका इंटरेस्ट है वो एग्जम्प्ट है, आप एग्जम्प्ट इनकम के शेड्यूल में बता दीजिए। और इसके बाद में जैसे आपने रिटायरमेंट के बाद में 2-4 साल तक अगर पैसा नहीं निकाला, और तो जब 4 साल बाद 5 साल बाद जब पैसा निकालोगे, तो जो 5 साल का एक अगर आपने एक्रूअल बेसिस पे ऑफर नहीं किया है तो वो एक साथ आपको 1 साल में टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब इतने सारे साल का इंटरेस्ट पे टैक्स आपको एक साथ भरना पड़ेगा। तो मेरी राय में आपको इंटरेस्ट अगर टैक्सेबल है तो भी ईयर आफ्टर ईयर आपको टैक्स के लिए ऑफर कर देना चाहिए। बिल्कुल। अब इसके साथ ही क्योंकि हर ज़्यादातर कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भी पैसा मिलता है, तो ग्रेच्युटी के पैसे पर टैक्स किस तरह से लगता है, और क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए और हम जैसे प्राइवेट कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी पे जो टैक्सेशन के नियम अलग है? हाँ, दोनों के लिए अलग है। मतलब अच्छा। जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या जो डिफेंस सर्विसेज है, जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों आ गई, या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज है,
उनको जो ग्रेचुइटी कितनी भी मिलती है वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री है उनके हाथ में। परंतु जो इनको छोड़ के जो ब्रॉडली आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, उनको एम्प्लॉय को छोड़ के जिनको भी ग्रेचुइटी मिलती है, उनकी जो मैक्सिमम है वो 20 लाख रुपए तक की एक ग्रेचुइटी है, वो थ्रू आउट द टेन्योर, पूरी की पूरी पूरे टेन्योर पूरी की पूरी 20 लाख रुपए तक की आपको एग्जम्प्ट हो रहा है। ये 20 लाख रुपए का जो एग्जम्पशन है वो आपको एक एम्प्लॉयर से ग्रेचुइटी मिले या 5 एम्प्लॉयर से मिले, कुल मिला के अगर आपने कोई नौकरी छोड़ दी वहाँ ग्रेचुइटी मिला और दूसरी जगह आप जा रहे हैं, दूसरे जो एम्प्लॉयर से जो ग्रेचुइटी मिलेगी, तो पहले वाली ग्रेचुइटी जो जितना एग्जम्पशन आपने क्लेम किया है वो राशि 20 लाख रुपए में से कम हो जाएगी। और ये ग्रेचुइटी की जो कैलकुलेशन है, आप जितने साल कंप्लीट किए हैं उतने सालों का 15 दिन का जो सैलरी है वो गिन के आपका ग्रेचुइटी का जो एंटाइटलमेंट है वो बनता है। और सैलरी कैलकुलेशन के लिए जब आप रिटायर हो रहे हैं या जब आप छोड़ रहे हैं, उसके पिछले 10 महीनों की सैलरी को कंसीडर किया जाता है। नहीं तो इसमें ग्रेचुइटी में ये भी कैसे आप बता रहे कि 20 लाख तक का ही आप क्लेम कर सकते हैं, तो जब आप कम की स्लैब में हो तब क्लेम कर देना चाहिए शुरुआती वक्त में प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए? नहीं, उसमें तो ऐसा है ना कि जैसे ये तो सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है, अगर टैक्सेबल हुई तो सैलरी वालों के तो ऑप्शन है नहीं ना कि भाई कब मैं इसको टैक्स के लिए ऑफर करूं, तो ये तो रिसीट या एक्रूअल जो भी पहले होता है उस बेसिस पे होता है। जब भी मिलेगा तब वो टैक्सेशन में आ ही जाएगा। बिल्कुल। और जब आप रिटायर होते हैं तो लंबा सफर तय करते हैं आप अपनी नौकरी के अंदर, 15, 20, 25, 30, कई मौकों पर तो 40 साल तक भी नौकरी करते हैं अगर आपकी जो शुरुआत है कम एज में हो गई है तो उस दौरान लीव एनकैशमेंट का भी एक बड़ा पैसा मिलता है। तो लीव एनकैशमेंट के नियम किस तरह के हैं वहां पर, क्योंकि कई सारे लोगों को बड़ी अमाउंट में लीव एनकैशमेंट मिलता है जो छुट्टी नहीं लेते हैं, तो वहां पे फिर टैक्सेशन कैसे लगता है? देखिए ऐसा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, इसमें ये डिफेंस वाले या स्टेट सेंट्रल सर्विसेज वाले नहीं आते हैं, तो उनको जो लीव एनकैशमेंट मिलता है वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। बाकी लोगों के लिए 3 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन है, और वो भी मैक्सिमम आपका 10 महीने तक का जो 300 दिन बोलते हैं, 300 दिन का जो लीव एनकैशमेंट है वो आपके हाथ में एग्जम्प्ट है। और जैसे मैंने बताया ग्रेचुइटी में भी जो आपकी जो 20 लाख की लिमिट है वो ऑल एम्प्लॉयर टेकन टुगेदर है। इसी तरह से लीव एनकैशमेंट की भी आपकी जो, अगर आपने पहले कोई लीव एनकैशमेंट का एग्जम्पशन क्लेम कर दिया है तो उतना एग्जम्पशन कम हो जाएगा। वेदर ये जो सिर्फ रिटायरमेंट में ही एग्जम्प्ट है या पहले भी आपको एग्जम्पशन है, तो जैसे अगर आप नौकरी में है और अगर कोई लीव एनकैशमेंट कराते हैं तो वो तो टैक्सेबल है, परंतु आपने एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी ज्वाइन करी, तो वो जो एक नौकरी छोड़ रहे हैं वो एक तरीके से रिटायरमेंट ही माना जाता है। और उस परिस्थिति में वहाँ से जो आपको लीव एनकैशमेंट का पैसा मिला है तो वो 3 लाख की जो ओवरऑल लिमिट है तो वो एग्जम्प्ट होगा आपके हाथ में। बिल्कुल। तो 3 लाख 30 लाख 3 लाख और वहाँ पे 20 लाख, वहाँ पे 20 लाख है। 3 लाख तो आजकल बहुत छोटी राशि है। हाँ, पर वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 300 दिन का ही एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नॉर्मली एम्प्लॉयर जो है वो 300 दिन से ज़्यादा का एक्यूमुलेट करने नहीं देते आपको लीव, तो आपको फोर्स कर देते हैं कि आप उसको एनकेश करो या छुट्टियां लो। कई लोग आप देखेंगे जैसे अगर मार्च में है तो मार्च में छुट्टी पे चले जाते, दिसंबर में छुट्टी पे पूरा करना था। बिल्कुल। इसके अलावा आपसे समझना चाहूंगा कि जो पेंशन कम्यूटेड होती है हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, उस पे किस तरह का टैक्स लगता है? देखिए ऐसा है, पहले तो मैं बता दूं कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन क्या होता है। पेंशन जो है वो हर महीने मिलने वाली राशि है, परंतु अगर आप चाहते हैं कि मेरी पेंशन का कुछ हिस्सा है वो मेरे को लमसम मिल जावे, तो वो जो लमसम हिस्सा आप जो लेते हैं उसको कम्यूटेशन ऑफ पेंशन बोलते हैं। तो अगर आपको ग्रेचुइटी मिल, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तो क्या बोलते हैं वो दामाद है इन लोगों के एम्प्लॉय, बराबर है, तो उन पर तो कोई टैक्स नहीं लगता। पर बाकी लोगों के लिए अगर ग्रेचुइटी मिलती है तो 1/3 कम्यूटेशन है वो एग्जम्प्ट है, और अगर ग्रेचुइटी नहीं मिल रही है तो आपकी जो पेंशन का जो आधा 50% कम्यूटेशन है वो आपके हाथ में टैक्स फ्री होगा। तो कुछ लोग लेते हैं कम्यूटेड? हाँ, नॉर्मली लोग पेंशन कम्यूट करवाते हैं। मतलब कभी जैसे क्या है, वो
एक हाथ में एक साथ में बड़ा पैसा आ जाता है। तो जैसे कोई घर में कोई जवाबदारी हो, पहले क्या होता था कि लोग जैसे अपना घर बनाने का काम या खरीदने का काम है वो रिटायरमेंट के बाद में करते थे। तो रिटायरमेंट में जैसे ईपीएफ का पैसा आ गया, लीव एनकैशमेंट का आ गया, इसी तरह से पेंशन भी कम्यूट करवाते थे। तो जैसे एक साथ पैसा हाथ में आ जाता है, वो पैसा काम पे आ जाता है। अगला सवाल मैं आपसे बलवंत जी पूछूंगा पीपीएफ से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये पीपीएफ भले ही अब बाग म्यूचुअल फंड में लोगों का रुझान बढ़ा है, लेकिन पीपीएफ अभी भी एक काफी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ज्यादातर लोग जब ओल्ड रिजीम में थे तो 1.5 लाख की छूट मिलती थी, तो इसलिए भी पीपीएफ में पैसा डालते थे। तो जब पीपीएफ में मैच्योरिटी होती है 15 साल के लॉक इन के बाद, तो वहां पर किस तरह का टैक्सेशन है, वहां पर किस तरह से आपको टैक्स चुकाना पड़ता है? देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको कि ऐसे लोग भी हैं जो 1 अप्रैल को धार्मिक रूप से जाके 1.5 लाख रुपए अपने पीपीएफ अकाउंट में मैं जानता हूं वो 5 तारीख वाला भी एक फंडा है। हाँ। कि 5 तारीख से पहले पूरे साल का पैसा जमा कराना है। हाँ, बहुत से लोगों को जानता हूं। तो भले उनको टैक्स बेनिफिट मिले नहीं मिले, क्योंकि टैक्स फ्री पैसा हाथ में आता है। और पीपीएफ पे जैसे जो इंटरेस्ट आता है, अभी जैसे अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में तो आपको एटीसी में डिडक्शन भी मिलता है। मैंने जैसे बताया कई लोग डिडक्शन नहीं मिलता तो भी पैसा डालते थे, क्योंकि ये जो हाई टैक्स रेट स्लैब में है उनको जो इंटरेस्ट मिलता, एक ज़माने में तो 12% का पीपीएफ का इंटरेस्ट था टैक्स फ्री, तो बहुत बड़ी राशि हो जाती थी। तो और जब ये विड्रॉ करते हैं कभी भी आप, भले आप जो 15 साल का पीरियड है या एक्सटेंशन किया 5 साल का, या एक्सटेंशन नहीं किया और बीच में पैसा कभी भी निकालते हैं, पीपीएफ का पैसा हमेशा आपके हाथ में टैक्स फ्री है। बिल्कुल। तो पीपीएफ सीनियर सिटीजन के लिए या हर किसी के लिए एक ऑप्शन है ही। अगर आपके पास पैसा है तो पीपीएफ में डालिए, उसमें पूरी तरह से टैक्स फ्री पैसा मिलेगा। सीनियर सिटीजन से ज़्यादा अनुराग जो छोटे बच्चे हैं उनके अकाउंट में आप पैसा डाल सकते हैं। लेकिन अभी सरकार के द्वारा छोटे बच्चों के नियमों में कुछ बदलाव किया गया था कि उसको इंटरेस्ट रेट नहीं, उसमें ऐसा है कि जैसे पीपीएफ के रूल बोलते हैं कि जो पेरेंट है और वो उनका बच्चा दोनों में मिला के है ना 1.5 लाख से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। अब वो गवर्नमेंट के पास ये चेक करने का कोई मशीनरी नहीं है, परंतु अगर आप ऐसा किया है तो वो अकाउंट इरेगुलर माना जाएगा और उसमें फिर उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके बच्चे की आपको पढ़ाई की प्लानिंग करनी है, जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम है तो वो तो सिर्फ लड़कियों के लिए उपलब्ध है। हाँ। बाकी जैसे आपका लड़का है, आप उसके कैरियर की प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर पैदा होते ही आप उनका पीपीएफ का अकाउंट खोल दो और हर साल 1.5 लाख रुपए डालते जाओ तो 15-20 साल में बहुत बढ़िया अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाती है। बिल्कुल। इन दिनों नई जनरेशन के लिए जो पीएसयूज में काम नहीं करती है, तो उनके लिए पेंशन के रूप में एनपीएस एक प्रोडक्ट काफी प्रचलित हुआ है। एनपीएस के आप रिटर्न भी देखें तो काफी जो क्लेम किया जाता है कि रिटर्न काफी बढ़िया है और आपको डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो एनपीएस में जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं भी कुछ पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो एनपीएस में टैक्स लायबिलिटी किस तरह की है? देखिए, ऐसा है कि एनपीएस में जो पैसा आप डालते हैं उसका तो टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में हो, और अगर न्यू टैक्स रेजिम में हो तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो आपको डिडक्शन मिलता है। एनपीएस में जो पैसा बढ़ता है, आपका ग्रो होता है, जो एनएवी जो बढ़ता है वो टैक्स फ्री है आपके हाथ में। जब आप विड्रॉ करते हैं सुपर एन्यूएशन 60 साल होने के बाद में या 70 साल तक कभी भी आप निकाल सकते हैं, तो उस समय जो पैसा आप निकालते हैं आप मैक्सिमम 60% ही निकाल सकते हैं। मतलब 60% जो पैसा आपके हाथ में आता है वो आपके हाथ में टैक्स फ्री है, परंतु जो 40% जो है वो उसकी आपको एन्यूटी खरीदनी पड़ती है भारत की कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से। तो इफेक्टिवली जो एन्यूटी आपने एक बार खरीदी और उससे जो पेंशन आती है वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। तो इफेक्टिवली जो 40% एनपीएस है वो टैक्सेबल है। अभी एनपीएस का जो एन्यूटी का टैक्सेशन का बात निकला तो मैं बता दूं कि आपको जो पेंशन मिलती है वो अगर आपके एम्प्लॉयर से मिलती है या आपको ईपीएफ से मिलती है या आपके एम्प्लॉयर ने कोई सुपर एन्यूएशन पॉलिसी खरीदी है, ये सब टैक्सेबल है, परंतु वो आपके सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी और उसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। परंतु अगर आप
कोई खुद से ही कोई इंश्योरेंस का पॉलिसी, एन्युटी पॉलिसी खरीदा है और उससे आपको पेंशन आता है, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा और उस पर आपको कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सैलरी नहीं है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की अभी लिमिट चेंज होगी तो उतना आपको फायदा नहीं होगा? नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन की ऐसा है कि आपकी जो ओल्ड टैक्स रेजिम में है तो 50,000 है, न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हो तो 75,000। तो जो लोग रिटायर हो गए हैं, हाँ। उनको भी जैसे पेंशन मिल रही है, तो 75,000 रुपये तक की तो जो एम्प्लॉयर की पेंशन है या ईपीएफओ से पैसा आता है, सुपर एन्यूशन का पैसा आता है, तो 75,000 तक का तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल सकता है ना। ओके, तो उदाहरण के तौर पे अगर किसी ने एनपीएस का अकाउंट खुलाया, अगले 25-30 साल तक वो पैसा जमा कराता रहा, 40 लाख रुपए जमा कराए और ओवर द इयर्स कंपाउंडिंग से वो 1 करोड़ रुपया हो गया, तो जो 1 करोड़ 60 साल की उम्र में मिलेगा, उसमें से उस 1 करोड़ की राशि में 60 लाख रुपया जो है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना है। और जो 40 लाख रुपया आपको मिला है उसको पर आपको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी और उस एन्युटी से जो पेंशन आएगी वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगी। बराबर, एग्जैक्ट। और जो 60% है वो आप निकाल सकते हैं, एक तो टैक्स फ्री भी है और आप निकाल सकते हैं, आप जहाँ चाहे जैसे चाहे उसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। इसमें हमने बात कर ली, एन्युटी की बात कर ली, एनपीएस की बात कर ली। और एनपीएस में क्या आपको जरूरी है कि 60 साल के होने के बाद वो पैसा विड्रॉ करना ही पड़ेगा? नहीं, अभी पहले जैसे था कि जैसे ही 60 साल हुआ वैसे आपको पैसा विड्रॉ करना पड़ता था, परंतु अभी उन्होंने ये रिलैक्स कर दिया है और आप वहाँ पे पैसा 70 साल की उम्र तक रख सकते हैं। बिल्कुल। एक सवाल मैं आपसे लूंगा, हमारे को भेजा सवाल है कि मेरे शेयरों पर अप्रैल 2024 में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ जिस पर ब्रोकर्स ने टैक्स काट लिया। अब अगस्त 2024 में मैंने कुछ शेयर में शॉर्ट टर्म लॉस कर दिया और यह लॉस अप्रैल में प्रॉफिट से ज़्यादा है। कुछ शेयर जो इस साल खरीदे थे अभी बेचे नहीं है, उनमें भी घाटा है। कृपया बताइए कि जो टैक्स पहले काटा गया उसका कैसे फ़ायदा ले सकता हूँ? क्या जो शेयर अभी बेचे नहीं है उनका घाटा भी क्लेम कर सकता हूँ? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने प्रश्न पूछा है वो नॉन रेसिडेंट है, क्योंकि नॉर्मली जो म्यूचुअल फंड पे जो कैपिटल गेन वगैरह होता है उस पे टीडीएस का जो प्रोविजन है वो रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। परंतु मैंने जैसे बताया कि नॉन रेसिडेंट को अगर कोई भी पेमेंट करते हैं तो आपको टीडीएस काटना पड़ता है। तो अगर ये नॉन रेसिडेंट नहीं है और अगर ब्रोकर ने अगर ये काटा है टीडीएस, तो उनको ब्रोकर से क्लेरिफिकेशन लेना चाहिए कि भाई ये टैक्स काहे का कट गया। ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, अब अगर उनका जैसे पहले गेन हो गया और उस पर टीडीएस कट गया, बाद में उनको लॉस हो गया, तो ये अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करके अपना जो लॉस है, लॉस के सामने शॉर्ट टर्म लॉस और शॉर्ट टर्म के गेन जो है वो सेट ऑफ कर सकते हैं, और अगर नेट लॉस है तो वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जैसे टीडीएस का जो रिफंड है वो क्लेम कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल है कि उनके हाथ में कुछ शेयर पड़े हैं जिनमें लॉस चल रहा है, परंतु जब तक आप शेयर बेचोगे नहीं, ट्रांसफ़र करोगे नहीं, तब तक उसमें लॉस नहीं माना जाता। मतलब कैपिटल एसेट पे जो कैपिटल गेन है वो ट्रांसफ़र करने पे ही आता है। तो जब तक शेयर आपके डीमेट अकाउंट में है या फिजिकल आपके पास में है, तब तक उस पर भले ही लॉस हो गया, भले ही वो 1 रुपये का रह गया हो, पर तो आपको उस पर लॉस तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप उनको ट्रांसफ़र नहीं करते। बिल्कुल। आखिर में सीनियर सिटीजन्स की हमने बात करी, तो सीनियर सिटीजन्स को टीडीएस में कुछ राहत मिली है? क्या नियम है टीडीएस से जुड़े हुए? सीनियर सिटीजन को जो बैंक एफडी पे जो ब्याज है उस पर राहत मिली है। पहले 50,000 रुपये पे जो था एक पर बैंक का, उसका लिमिट बढ़ा के 1 लाख रुपया कर दिया है। 1 लाख ब्याज का। तो मतलब 1 लाख रुपए तक अगर सीनियर सिटीजन्स को जो भी ब्याज आ रहा है उसमें टीडीएस जमा कराने की जरूरत नहीं है। सीनियर सिटीजन को तो नहीं, सीनियर सिटीजन को जो बैंक जो टीडी पेमेंट करता है ब्याज का, हाँ। तो पूरा का पूरा ब्याज का भुगतान कर देगा। नहीं तो पैसे टीडीएस कट के उनके हाथ में आता था और फिर टीडीएस क्लेम करने के लिए उनको रिटर्न फाइल करना पड़ता था। तो अभी 1 लाख रुपए तक अगर एक बैंक की सब ब्रांच में मिला के अगर ब्याज उससे ज़्यादा नहीं है तो टीडीएस नहीं कटेगा। और उनको नहीं तो क्या, वो फॉर्म 16 देना, और वो भी बहुत सीनियर सिटीजन का बड़ा झमेले वाला काम है, तो वो सीनियर सिटीजन को राहत हो गई उस हिसाब से। तो एक आप फॉर्म 16 की बात करी, तो फॉर्म 16 और फॉर्म 26 एस में क्या फ़र्क है?
फॉर्म 16 जो है वो टीडीएस सर्टिफिकेट है, जो आपका एम्प्लॉयर जो सैलरीड लोग हैं उनको जो एम्प्लॉयर्स टीडीएस का सर्टिफिकेट देता है वो जिस फॉर्म में देता है वो फॉर्म नंबर 16 है। इसके विपरीत जो फॉर्म 26 एएस है वो आप एक्सेस कर सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट में अपने अकाउंट में लॉगिन करके। और वो जो 26 एएस है वो वाइडर फॉर्म है जिसमें आपके जो एम्प्लॉयर ने जो सैलरी दी है टीडीएस काटा है, उसके अलावा बाकी कहीं से भी आपका टीडीएस वगैरह कटा हो, आपने कोई एडवांस टैक्स भरा हो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा हो, वो आपको उसमें रिफ्लेक्ट होता है। इसके अलावा आपको कोई रिफंड वगैरह भी अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इश्यू किया है तो भी वो आपका 26 एएस में रिफ्लेक्ट होता है। और 26 एएस अभी तो जैसे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आ गया है जो 26 एएस का रिफाइंड रूप है, उसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल, तो ये दोनों में फर्क है 26 एएस में और फॉर्म 16 में। बलवंत जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रिटायरमेंट से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें किस तरह से टैक्सेशन होता है ये बारीकी से हमारे दर्शकों को समझाया। हमारे स्टूडियोज में आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो टैक्स मंत्रा के शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।